will discuss the risk and controls related to our ERP implementation. ERP लगाने के बाद उसको implement सोचा कि अभी ERP लगाएंगे, उसके बाद implement कैसे करोगे. So ERP system is a huge task and it requires a lot of money, time, patience. The success or failure of an ERP in terms of payback or return of income is dependent on its successful implementation and once implemented proper usage. तो इस तरह से 5 discussion of risk related to various aspects has been discussed, including people, process, technological implementation and post implementation issues that arise during the implementation and the related controls respectively. So the first thing that we will be talking about is risk and controls related to people aspect में कौन से लोग आते हैं. It is your employees, your management, your implementation team, consultants, vendors are the most crucial factors that decide the success or failure of an ERP system. तो people में कौन कौन आएगा? एम्प्लॉय आएगा, मैनेजमेंट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन टीम आएगा, कंसल्टेंट्स आएंगे, वेंडर्स आएंगे, एंड ये सारे ही बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ERP सिस्टम. तो पहला द 5 पॉइंट्स डिस्कस्ड हियर इज क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लोगों के एस्पेक्ट में. एक तो मैनेजमेंट का बार बदलना, ट्रेनिंग बराबर से नहीं देना या लैक ऑफ ट्रेनिंग, फिर स्टाफ खुश नहीं है या काम से, वो हर बार आते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं, तो स्टाफ टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं है और कंसल्टेंट्स अवेलेबल नहीं. तो ये कुछ रिस्क है रिलेटेड टू पीपल. व्हाट इज इट? चेंज मैनेजमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनिंग. चेंज मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए. पहले तो change will occur in the employee's job profile in terms of some jobs becoming irrelevant and some new jobs being created. तो पुराने जो ओल्ड ज़माने की जॉब्स थे वो बंद हो रहे हैं और नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. तो उस वजह से चेंज आ सकता है एम्प्लॉयज़ के जॉब प्रोफाइल के अंदर. तो वो भी एक रिस्क है. तो उसके लिए जो न्यू जॉब्स क्रिएटेड है उसके लिए हमें क्या कंट्रोल लगाना पड़ेगा? प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा ऑफ द यूजर्स विद वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स. डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा. प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ द ERP सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट द ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द ERP सिस्टम इज स्मूथ एंड हैसल फ्री. तो उनके हाथों से ट्रेनिंग देना पड़ेगा ऑन दैट ERP सिस्टम, राइट. So I hope it is clear the first point. Regarding change management, change will occur in the employee's job profile in terms of some jobs becoming irrelevant and some new jobs created. Proper training of users with well documented manuals, practical hands-on training of the ERP system should be provided so that the transition from the old system to ERP system is smooth and hassle free. नेक्स्ट क्या है? द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन विल चेंज. पहले काम करने का तरीका अलग होता था, सब मैनुअली लोग इन्वॉल्व थे, आज सिस्टम इन्वॉल्व है, तो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस भी चेंज हो सकता है. तो इसके लिए ये भी एक रिस्क है कि जो फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज होती रहती है, राइट. सो द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस विल चेंज. द प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड decision making capabilities will improve, information integration happening etc. तो उसके लिए क्या कंट्रोल आप लगाओगे? It requires ensuring that a project charter or a mission statement exists. तो आपका एक चार्ट, प्रोजेक्ट का चार्ट और एक मिशन स्टेटमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आर टू बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड बाय द यूजर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट. तो सेकेंड पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है? The way in which organization functions will change. The planning, forecasting and decision making capabilities will improve. Information integration happening etc. इसके लिए हमें we should ensure that a project charter or a mission statement exist करता है और project requirements को properly document किया गया है और sign किया गया है by users and senior management.
फिर नेक्स्ट इट इज़ रिगार्डिंग चेंजिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज अनदर प्रॉब्लम। अभी आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, सडनली अगर स्कोप चेंज होता है तो वो भी एक रिस्क बन सकता है। सो चेंजिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज अनदर प्रॉब्लम। दिस रिक्वायर्स कि आप पहले तो क्लियरली डिफाइन करो ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड होल्ड एवरीवन टू देम एंड दैट होल्ड एवरीवन टू देम। तो पहले से ही आप डिसाइड करके लोगों कि अगर आप स्कोप चेंज करने जा रहे हो तो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या होंगे, उनको आप क्लियरली डिफाइन करो, दैट विल होल्ड एवरीवन टुगेदर। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से 3 पॉइंट्स लिखोगे। पहले तो चेंज विल अकर इन द एम्प्लॉई जॉब प्रोफाइल in terms of some jobs becoming irrelevant and some new jobs being created. कंट्रोल क्या होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द यूजर्स विद वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल्स, practical hands-on the training of ERP system should be provided so that the transition from the old system to ERP system is smooth and hassle-free. Next is functions. The way in which organization functions will change, the planning, forecasting and decision-making capabilities will improve, information integration happening, etc. उसके लिए it requires ensuring that the project charter or mission statement exists. The project requirements are to be properly documented and signed by the users and senior management. Last one is project ka scope. Changing the scope of the project is another problem. This requires clear defining of change control procedures that holds everyone to them. So this is regarding change. Next is training. Since greater part of training takes place towards the end of the ERP implementation cycle, ज़्यादातर ट्रेनिंग कब देते हैं, जब ERP का इम्प्लीमेंटेशन साइकिल एंड हो रहा है। और कभी कभार मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कर्टेल कर सकता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा ओवरऑल कॉस्ट बजट है वो इंक्रीज हो गया है, तो ट्रेनिंग का हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो ट्रेनिंग इज अनदर बिग रिस्क। Since the greater part of the training takes place towards the end of the ERP implementation cycle, management may curtail the training due to the increase in the overall cost budget. Control क्या होगा? Training is a project managed activity and shall be imparted to the users in an organization by the skilled consultants and representatives of the hardware एंड पैकेज वेंडर्स। तो कंट्रोल क्या है कि आप ट्रेनिंग दो, उनको इम्पार्ट करो, और कौन ट्रेनिंग देगा, स्किल्ड कंसल्टेंट्स देंगे और हार्डवेयर और पैकेज वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रेनिंग देंगे, राइट। नेक्स्ट स्टाफ टर्नओवर। एज द ओवरऑल सिस्टम इंटीग्रेट हुआ है और कनेक्ट हुआ है विद ईच अदर डिपार्टमेंट, वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बन जाता है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सोनल लीविंग द कंपनी, जैसे कि क्वालिफाइड है, स्किल्ड पर्सोनल है और वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांजिशन फेज, कैन अफेक्ट द शेड्यूल एंड रिजल्ट इन डिलेड इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉस्ट ओवररन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप दिस कैन बी कंट्रोल बाय मिनिमाइजिंग by allocation of employees to task matching their skill sets। तो आप ऐसे टास्क दो जो वो उनके स्किल्स के हिसाब से सूट करता हो। फिक्सिंग ऑफ कॉम्पनसेशन पैकेजेस रखो, अदर बेनिफिट्स रखो, अकॉर्डिंगली ट्राई करो कि आप उनको हैप्पी, कंटेंटेड एंड मिनिमाइजिंग द स्टाफ टर्नओवर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाफ टर्नओवर। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ERP implementation will fail if top management does not provide the support and grant permission for the availability of the huge resources that are required during the transition। तो resources की permission भी देनी चाहिए। तो control क्या होगा, ERP implementation can be started only after the top management is fully convinced and assured of providing the full support। तो आप तभी implement करो जब आपको उन top management का पूरा assurance मिलता है। Last one is consultants. There are experts in the implementation of ERP package and might not be familiar with the internal working and organizational structure। दो expert are implementing ERP, उन experts को शायद हमारे internal working और organization culture familiar नहीं हो सकते। तो हमारा control क्या होगा, consultants should be assigned a LIAI SON officer और senior manager। तो कंसल्टेंट को एक सीनियर मैनेजर आप अलॉट कर दो, असाइन कर दो, जो उनको फेमिलराइज करवाएगा विद द कंपनी एंड इट्स वर्किंग। सो दीज आर द रिस्क एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू पीपल, राइट। चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग,
staff turnover, top management support, and then it is your consultants. अभी प्रोसेस एस्पेक्ट से रिलेटेड क्या रिस्क और करस्पॉन्डिंग कंट्रोल्स हो सकते हैं. वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, क्यों हम ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए, स्ट्रीमलाइन कर पाए और बिजनेस प्रोसेसेस को ज़्यादा एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना पाए. इसीलिए हम ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो प्रोसेस से रिलेटेड क्या रिस्क है, एक तो प्रोग्राम मैनेजमेंट और एक बीपीआर. प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या लिखोगे, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ऑफ अ इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन डे टू डे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड ERP enabled functions like material and procurement planning, logistics and manufacturing. तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप की संभावना हो सकती है. तो हम क्या कंट्रोल लगा सकते हैं. This requires bridging the information gap between traditional ERP based function and high value operational management functions such as applications can provide real time, उनको real time information linkages provide करना चाहिए to enable high quality decision making. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट प्रोग्राम मैनेजमेंट. प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या बोलोगे कि इंफॉर्मेशन गैप है. इंफॉर्मेशन गैप को कंट्रोल क्या होगा कि आप एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन लिंकेज प्रोवाइड करो जो एनेबल करेगा हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग. सो व्हाट आर द रिस्क रिलेटेड टू program management. There could be a possibility of information gap between day-to-day program management activities and ERP enabled functions like material and procurement planning, logistics and manufacturing. This requires bridging the information gap between traditional ERP based functions and high value of operational management functions. Such applications can provide reliable real-time information linkages to enable high quality decision मेकिंग. बिजनेस प्रोसेस में आप क्या लिखोगे, PPR मीन्स नॉट जस्ट अ चेंज बट अ ड्रामेटिक चेंज एंड ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट. कंट्रोल क्या लगा सकते हो. दिस रिक्वायर्स ओवरहॉलिंग, कि आप एक बार पूरा देखो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट सिस्टम्स को, जॉब डिस्क्रिप्शंस को, परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स को, स्किल डेवलपमेंट को, ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ IT. तो इन सब चीज़ का आप ओवरहॉलिंग करोगे. सो दिस इज रिलेटेड टू process. Next we will be talking about implementation aspect. implementation aspect के क्या risk and controls हो सकते हैं. पहले तो अरे यार बहुत टाइम लगता है, कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पता नहीं कितने साल. तो implementation में क्या risk है. Many times ERP implementations are withdrawn because of the following factors. पहले तो lengthy implementation time, 1 साल 2 साल 3 साल, अरे कितने साल यार. तो lengthy implementation time. फिर इम्प्लीमेशन टाइम लेंथी है तो इतने सारे फंड मेरे को कौन देगा यार. सो इनसफिशिएंट फंडिंग. फिर अगर मैं ये सब कर भी रही हूँ तो क्या मेरा डेटा इंटरनेट पे सेफ है. सो डेटा सेफ्टी और स्पीड ऑफ ऑपरेशन. क्या वो ऑपरेशन स्पीडीली एक्चुअली कर पाएंगे क्या. अगर सिस्टम फेलियर हुआ तो अब मैं क्या करूँगी, और क्या अगर मेरा डेटा किसी और ने एक्सेस कर लिया तो. सो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से रिलेटेड risk and corresponding controls. Lengthy implementation time, insufficient funding, system failure, data access, data safety, speed of operation. Okay, so what is the risk related to lengthy implementation time. ERP projects जो होते हैं वो lengthy होते हैं, which take anywhere between 1 to 4 years. एक तो 1 से 4 साल तो लगेंगे ही, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नए दिन ब दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट. सो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैपनिंग एवरी डे, द बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ड्यूरिंग द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल नेवर बी सेम. एम्प्लॉय टर्नओवर इज अनदर प्रॉब्लम ओवर द 4 years, राइट. सो what is the risk associated with lengthy implementation time. ERP projects जो होते हैं वो normally lengthy होते हैं, जो लेते हैं करीबन 1 से 4 साल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एवरी डे हो रहे हैं, बिजनेस का और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ड्यूरिंग द स्टार्ट एंड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो सेम नहीं हो सकता है. एम्प्लॉय टर्नओवर इज अनदर प्रॉब्लम. कंट्रोल क्या लिखोगे, केयर मस्ट बी टेकन टू कीप. तो हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम हाई रखेंगे और एंथुसियाज्म लाइव करेंगे अमॉन्ग द एम्प्लॉयज सो एज टू मिनिमाइज द risk, right. So care must be taken to keep the momentum high
and enthusiasm live amongst the employees so as to minimize the risk. Next is insufficient budgeting. जो ERP implementation का budget है वो generally allocate किया जाता है without consulting experts, and then implementation is stopped along the way due to lack of funds, right? तो experts को consult किए बगैर वो ERP implementation करते हैं. So it is necessary कि आप allocate करो necessary funds for the ERP implementation project and allocate some more for contingency. तो allocate भी करो funds और contingencies के लिए भी आप साइड में रख के लेके रखो. Next is data safety. As there is only one set of data, and if the data is lost, whole business may come to stand still. Oh my god. Backup arrangements needs to be very strong. Also strict physical control is needed for data. Next is speed of operation. As क्योंकि डेटा मेंटेन किया जाता है सेंट्रली, ग्रेजुअली द डेटा साइज ना becomes more and more, and it may reduce the speed of operation. This can be controlled by removing redundant data, using techniques like data warehousing, and updating hardware on a continuous basis. Next is system failure. Everybody is connected to a single system and a central database, right? So in case of failure of the system, the whole business may get affected badly. अगर एक वो single system से सब connected है और एक ही central database है और अगर system fail हो जाता है तो whole business may be affected badly. This can be controlled and minimized by having a proper and updated backup होना चाहिए of data, एक alternative hardware और या internet arrangements होने चाहिए. In case of failure of primary system, secondary system may also be used, right? Next is data access. Data is stored centrally and the departments access the central data. This creates a possibility of access to नॉन रेलेवेंट डेटा, क्योंकि डेटा सेंट्रली स्टोर किया जाता है और सारे डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हैं उस सेंट्रल डेटा को, तो पॉसिबिलिटी है ऑफ एक्सेस ऑफ नॉन रेलेवेंट डेटा. तो आप क्या करोगे, आप क्या कंट्रोल लगाओगे? एक्सेस राइट्स नीड्स टू बी डिफाइंड कि वो एक बंदा क्या क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, वो वाला कंट्रोल आप लगा के दे दो. सो एक्सेस राइट्स नीड्स टू बी डिफाइंड वेरी केयरफुली एंड टू बी गिवन ऑन need to know and need to do basis only. Need to know and need to do basis only. So this is all about your implementation aspect. Lengthy implementation time, insufficient funding, data safety, speed of operation, system failures and data access. Next is post implementation का रिस्क क्या हो सकता है? ERP operation and maintenance require a lifelong commitment by the company management and the users of the system. तो lifelong commitment अभी कौन रखेगा यार? So even after the ERP implement करने के बाद भी there will always be new models and versions to install, new persons to be trained, new technologies to be embraced, refresher courses to be conducted and so on. तो ये सारी चीज़ तो होती ही रहेगी. तो कंट्रोल क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट होने चाहिए बंदे के अंदर और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस मैनेजमेंट से एंड द यूजर्स ऑफ द सिस्टम. तो strong level of commitment, consistency by the management and the users of the system. तो ये आपके बनते हैं post implementation aspect, that is your lifelong commitment. Last one, discussing about the technological aspect. यहाँ पे क्या है? Software functionality, technology obsolescence, technological obsolescence, enhancement and upgrades, application portfolio management. ये last time exam में पूछा भी गया था, right? So we can just give it a short read, and considering that it has less chances of being asked in the exam. So software functionality. ERP systems offer a myriad of features and functions. However, not all organizations require those many features. सारे features की मेरे को ज़रूरत नहीं है बाबा. तो implementing all functionality and features just for the sake of it can be disastrous for the organization. सारे functionality, सारे features implement करोगे तो organization के लिए disastrous बन सकता है. तो उसके लिए क्या control लगाओगे? Care should be taken ताकि आप incorporate करो वही features जो required है by the organization और supporting करते हैं additional features and functionality that might be required in a future date. टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस. यहाँ पे क्या होता है? विद द एडवेंट ऑफ मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एवरी डे ERP सिस्टम बहुत ही एब्सोलीट हो सकता है एज टाइम गोज ऑन. दिस रिक्वायर्स क्रिटिकल चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर ऑफ प्रोडक्ट,
ease of enhancement, ease of upgrading, quality of vendor support, enhancement and upgrade. ERP systems are not upgraded and kept up to date. तो इसके लिए patches and upgrades are not installed and tools है ना underutilized हो जाते हैं. Care must be taken while selecting the vendor, and upgrade or support contracts should be signed to minimize the risk. Next is application portfolio management. These processes focus on the selection of new business application. आप select करो new business applications and projects required in delivering them. by control क्या लिखोगे कि by bringing on the light the sheer number of applications in the current portfolio, IT organization can begin to reduce duplication and complexity. So these are the issues of risk and controls related to technological aspects. So this was all about our risk related to people, process, technological implementation and post. People में क्या था? Change management, training, staff turnover, consultants and टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट. प्रोसेस में क्या था? प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड बीपीआर. टेक्नोलॉजिकल में सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, टेक्नोलॉजिकल ऑब्जॉर्वेंस, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इम्प्लीमेंटेशन में लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग. फिर क्या था इम्प्लीमेंटेशन में? डेटा सेफ्टी, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, सिस्टम फेलियर, डेटा एक्सेस एंड पोस्ट में लाइफ commitment. So these is all about the risk and controls related to these 5 particular things. Okay, we will discussing the working of any software. जैसे कि हमको पता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता है. दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर पीपल अगेन एंड अगेन. फ्रंट एंड क्या होता है? ये एक पार्ट है ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली इंटरैक्ट करता है विद द यूजर who is using the software. So what is front end? It is the part of the overall software which actually interacts with the user who is using the software. Backend, it is the part of the overall structure which does not directly interact with the user but interact with front end only. If a user wants to have some information फ्रॉम द सिस्टम लाइक कि बैलेंस शीट उसको चाहिए तो वो क्या करेगा? वो इंटरैक्ट करेगा फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर से और रिक्वेस्ट करेगा फ्रंट एंड को कि वो जनरेट करे उस रिपोर्ट को. फ्रंट एंड वो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा फ्रॉम यूज़र और पास करेगा वो इन्फॉर्मेशन टू द बैक एंड. बैक एंड उस डेटा को प्रोसेस करेगा, रिपोर्ट को जनरेट करेगा और सेंड करेगा वापस टू फ्रंट एंड फ्रंट एंड उसको डिस्प्ले करेगा to the user, the information to the user. This is how the process gets completed each and every time. क्यों हमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड सॉफ्टवेयर चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर से काम चल सकता है? 5 रीज़न की वजह से हमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं. पहले तो डोमेन एक्सपर्टीज़, प्रेजेंटेशन, स्पीड, यूज़र एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज. क्या क्या है? डोमेन एक्सपर्टीज, प्रेजेंटेशन, स्पीड, यूज़र एक्सपीरियंस, लैंग्वेज. अगेन डोमेन एक्सपर्टीज, प्रेजेंटेशन, स्पीड, यूज़र एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज. डोमेन एक्सपर्टीज मतलब फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स, बैक एंड सॉफ्टवेयर इज मेंट फॉर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग द डेटा. तो इधर डोमेन एक्सपर्टीज क्या होगा? फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर को पता होगा कि रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स को कैसे हैंडल करना और बैक एंड सॉफ्टवेयर को पता है कि वो डेटा को कैसे स्टोर और हैंडल करना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करता है विद द यूजर, इज मेंट फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द paper format, different colors, bold, italic letters, tables, charts, etc. right? तो ऐसे वो प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन. बैक एंड सॉफ्टवेयर इज नॉट मेंट फॉर इट एंड इट कैन ऑल्सो बी कांट बी एक्सपेक्टेड ऑल्सो. तो बैक एंड प्रेजेंटेशन नहीं करता है. फिर यूज़र एक्सपीरियंस. फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर शुड गाइड और यूज़र को गाइड करना चाहिए टू द डिज़ायर्ड रिपोर्ट और फीचर्स. फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर हैंडल्स करता है process data and not raw data like backend does. User interface of the front end software needs to be intuitive, that is minimum use of help should be sought by the user. तो इधर क्या पढ़ा? raw data कौन डील करता है? back end. स्पीड के बारे में देखें तो using single software for both the aspects would unnecessarily increase the load and slow down the speed.
Separate backend software is used for handling data only. This reduces the load and increases the speed of operations. Language, front end जो है वो speak करता है in the language that is understood by the user and understands language spoken by the backend. तो front end क्या करता है, speaks in the language understood by the users and वो understand भी करता है the language spoken by the backend. Backend speaks in technical language that is not understood by a layman. Front end can speak in both languages, users language and technical language. So this was all about why you need a front end and a back end and not only one software. Next, talking about application software. Application software क्या करता है, परफॉर्मेंस मेनी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स, फिर इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना, फिर परफॉर्म लॉजिकल फंक्शंस, सो अ डिजायर्ड आउटपुट इज achieved, right? So application software क्या करता है, performs many functions such as receiving inputs from users, interprets the instructions and performs logical functions, so a desired output is achieved. Examples of application software के क्या होंगे, SAP, Oracle Financials, MFG Pro etc. क्या क्या होंगे, SAP, Oracle Financials, MFG Pro etc. In most software there are three layers which together form the application software, namely application layer, operating system layer and the database layer, जिसको हम एक 3 tier architecture बोलते हैं. Application layer क्या करता है, वो input receive करता है from the users and perform करता है certain validations like if the user is authorized to request the transaction, right? ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर क्या करता है, कैरीज करता है दीज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसेस देम यूजिंग द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड रिटर्न्स द रिजल्ट्स टू द एप्लीकेशन लेयर. डेटाबेस लेयर क्या करता है, वो स्टोर करता है द डेटा इन अ सर्टेन फॉर्म फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी completed. To all these three layers need to be invoked. Most application software is built on this model these days. So 3-tier architecture, I hope it is clear. Application layer receives the inputs from the users and performs certain validations like if the author is authorized to request the transaction. Operating system receives the carries these instructions and processes them using the data stored in the database and returns the result to the application layer. डेटाबेस लेयर डेटा को स्टोर करता है और एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें ये तीनों लेयर्स की ज़रूरत होती है. आजकल ज़्यादातर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी मॉडल के ऊपर बिल्ड होता है. नेक्स्ट, कमिंग बैक टू इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वर्सेस cloud based applications, right? There are two ways of using a software. Installed applications, these are programs that are installed on the hard disk of the user computer. Cloud applications like web applications are not installed on the hard disk of the user's computers and are installed on a web server and accessed using a browser and an internet connection. As technology and internet connectivity improved virtually, all web-based applications have moved to cloud-based applications. These days, many organizations do not want to install financial applications on their own IT infrastructure. For many organizations, the thought process is that it is not their primary function to operate complex IT systems and to have a dedicated IT team and hardware, which requires hiring highly skilled IT resources and to maintain the hardware and software to run daily operations. The cost may become prohibitive. Thus, organizations increasingly are hosting their applications on internet and outsource the IT functions. There are many methods through which this can be achieved. Most common among them are SaaS or IaaS of cloud computing, that is software as a service or infrastructure as a service. Now, difference between installed and cloud application, ये नाम से आप पॉइंट्स याद कर सकते हो, जैसे कि इंस्टॉल्ड से इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, देन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस तो फिर एक्सेसिबिलिटी, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन, फिर डेटा सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस. As software is installed on the hard disk of the computer, user by user, it needs to be installed on every computer one by one. This may take a lot of time. Also, maintaining and updating of software may take lot of time and effort.
Installation on user computer is not required in case of cloud-based application. Update and maintenance are defined responsibility of service provider. Yeah, update and maintenance are defined responsibility of service provider. नेक्स्ट बात आती है एक्सेसिबिलिटी की. As software is installed on the hard disk of the user's computer, user need to go to the computer in which the software is actually installed. Use the software, it cannot be used from any other computer. यहाँ पे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में क्या हुआ है, a software is available through online access. To use the software, a browser and internet connection are needed. It can be used from any computer in the world. Access to the software becomes very easy. Also, it can be used 24/7. Next is mobile application. Using software through mobile application is difficult in case of installed applications. Mobile application becomes very easy as data is available 24/7. As technology evolves, mobile technology is becoming an industry norm that makes cloud-based application future-oriented. नेक्स्ट बात की जा रही है डेटा स्टोरेज की. डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन द premises of the users, that is on the hard disk of the user server computer. Hence user will have full control over the data. लेकिन in case of cloud based applications, data is not stored in the user server computer, it is stored on the web server. Ownership of data is defined in SLA, service level agreement. SLA defines the rights, the responsibilities and the authority of both service provider and service user. Next is data security. As the data is in the physical control of the user, user shall have full physical control over the data and he or she can ensure that it is not accessed without proper access. यहाँ पे data security is a challenge in case of cloud based application, as the data is not in the control of the user or owner of data. As time evolves, SLAs provide for details of backup, disaster recovery alternatives being used by service provider. Next, performance की बात की जाए तो a well written installed application shall always be faster than web application. Reason behind data is picked from local server without internet. तो यहाँ पे बहुत faster है. Accessing is dependent on the speed of internet. स्लो इंटरनेट, स्लो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन में स्लो ऑपरेशन. जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड कंट्रोल्स आर कंपेयर्ड टू वेब एप्लीकेशन. It is very easy to write desktop applications that take advantage of the user's hardware such as scanner, camera, serial ports, network ports, etc. Installed applications have the disadvantage. क्या disadvantage है? Higher capital expenditure. capex का disadvantage है in comparison to cloud based application. यहाँ पे the success of cloud based application is that they allow capability against both capex and OPEX, that is capital expenditure and operating expenditure to the user. User can scale up operations as per their need. So यहाँ पे flexibility ज़्यादा है installed में. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, इधर भी फ्लेक्सिबिलिटी है इन केस ऑफ कैपेक्स एंड ओपेक्स. या सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग डेटा इन अ डिसेंट्रलाइज्ड वे. ईच डिपार्टमेंट शैल मेंटेन इट्स ओन डेटा सेपरेटली एंड इज नॉट इन एन इंटीग्रेटेड वे. या सो a typical non-integrated environment where all the departments are working independently and using their own set of data. They need to communicate with each other, but still they use their own data. They result in two major problems: communication gaps and mismatched data. So this was all about integrated, non-integrated system. Next, talking about ERP. ERP के केस में क्या होता है?